सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी सरगर्मी की। चुनाव के मौसम में विवादित टीका टिप्पणी कोई नई बात नहीं होती, लेकिन क्या सियासत में कोई सीमा नहीं बची है? सियासत में नफा और नुकसान का गणित संभालते संभालते नेताओं ने अब अपना सबसे आसान फॉर्मूला सनातन को बना लिया है। सनातन का अपमान करना नेताओं की सियासत का सबसे आसान टूल किट बनता जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं बचता जब सनातन के अपमान की खबरों से हमें दो चार ना होना पड़े। ताजा मामला है अरविंद केजरीवाल की पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम से जुड़ा हुआ, जहां राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म का अपमान करते हुए हर एक सीमा को लांघ दिया है। सबसे पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। आप ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो गई हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपके बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए? जहां अपमान हो वहां जाना बंद कर दो। केजरीवाल के विधायक के इस विवादित बयान पर सोशल मीडिया में इनकी जानकर आलोचना हो रही है और इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया है। आज पूरा देश प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहा है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है और ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम की हिंदू धर्म को अपमानित करने की टिप्पणी पीड़ा देती है। एक छोटी सोच का यह बयान उन्होंने दिया है। मंदिर में किसी भी धार्मिक स्थलों पे जाने से किसका नुकसान होता है, और इस तरह से लोगों की जो है कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति करना, ये राजनीति के सवाल नहीं है, ये राजनीति के विषय नहीं है। मंदिर में जाना हम लोगों की आस्था दर्शाती है और तमाम जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर जाति के लोग आज से नहीं, शुरू से देवी देवताओं का सम्मान करते आए हैं, उनकी पूजा करते आए हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन विधायक महोदय की जीभ फिसल गई या फिर गलती से ऐसी बात वो कह गए, क्योंकि अगर इनका हालिया इतिहास उठाकर आप देखें तो वो ऐसे विवादित टिप्पणियों से पटा पड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ये इनकी आदतन बीमारी है, मतलब कि ये कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि ये ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। 7 अक्टूबर 2022 को भगवान राम और श्री कृष्ण का अपमान करने वाला इन्होंने बयान दिया। फिर 7 नवंबर 2022 को इन्होंने कहा कि हिंदू जल्द अल्पसंख्यक होंगे, SC ST अपना बौद्ध धर्म अपना लेंगे। 29 मार्च 2023 को रामचरितमानस की चौपाई पर उन्होंने उठाए सवाल, बहिष्कार की बात कही। 5 सितंबर 2023 को ऐसी व्यवस्था जो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाता है उसे खत्म कर देना चाहिए, ये स्टेटमेंट इनका था। 6 दिसंबर 2023 को मंदिरों में जाने से हमारे लोगों का कत्ल, वहां मत जाओ, ये बड़ी बातें गौतम की तरफ से कही गई थी। ऐसे में सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि कट्टर हिंदू का दावा करने वाले आपके सर्वे सर्वा यानी अरविंद केजरीवाल आज आखिर कहाँ हैं? कहाँ है अरविंद केजरीवाल का सनातन प्रेम? अरविंद केजरीवाल अपने इस विधायक पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर अरविंद केजरीवाल खुद को सनातन प्रेमी कहते हैं तो फिर आखिर क्यों एक सनातन का अपमान करने वाले एक विधायक को अपनी पार्टी में अभी भी रखा हुआ है? बहरहाल, आम आदमी पार्टी का एक विधायक जहां सनातन का अपमान कर रहा है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर सनातनी कहते नहीं थकते। आप पहले उनका वो रंग भी देखिए और खुद फैसला करिए कि आपके नेताओं का असली रंग आखिर कौन सा है।
सवाल ये है कि इंडिया अलायंस को आखिर हुआ क्या है? बीजेपी को काउंटर करने के लिए आखिर सनातन अपमान का सहारा क्यों लिया जा रहा है? आखिर इससे क्या फायदा होने वाला है? ये कोई एक दल की बात नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के कई दल इस तरह की हिंदू हेट वाली भी चीजें पहले दिखा चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने कहा था कि जिस धर्म में समानता नहीं उसका विरोध सही। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन सनातन, डेंगू और कोरोना की तरह इसका खात्मा जरूरी, ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया गया। डीएमके नेता है ए राजा, उन्होंने कहा था कि HIV कुछ रोग जैसा सनातन है। हाल ही में डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने बीजेपी की जीत के बाद कहा कि बीजेपी केवल गौमूत्र वाले राज्यों में ही चुनाव जीतती है। तो ये किस तरीके से अपमान किया जा रहा है और आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा है। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். எங்களை பொறுத்தவரை HIV தொழுநோயை போல HIV போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்னு சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच जहां देश के बहुसंख्यकों की आस्था का सियासत का नाम पर ऐसा मजाक बनाया जाता हो, ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। और सवाल ये कि मोहब्बत की दुकान में ये नफरत का सामान आखिर क्या कर रहा है? राज्यों में हार हुई है तो सनातन पर क्या वाद करेंगे? राजनीति का उत्तर दक्षिण करने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? करारी हार हुई है तो क्या देश में आप दरार डालेंगे? सनातन का अगर अपमान हुआ है तो सियासत का क्या कुछ धर्म होगा? तो ये तमाम जो है सवाल इससे खड़े होते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए देखिए, चुनाव में हार और जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है? सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त है ईवीएम। विपक्ष को जहां जीत मिलती है वहां वो मिठाई बांटती है और जहां जहां विपक्ष को हार मिलती है वहां ईवीएम के सिर पर ठीकरा फूट जाता है। 3 राज्यों में करारी हार के बाद विपक्ष के कई नेताओं ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईवीएम के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब भोपाल में कांग्रेस विधायक फूल सिंह ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सामने ईवीएम के पोस्टर पर कालिक पोतने का काम किया है। क्या कुछ हुआ है वो भी बताते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के साथ ही ईवीएम पर सवालों का सिलसिला तेज हो चुका है। सबसे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर के सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी की इतनी बड़ी अप्रत्याशित जीत उनके गले नहीं उतर रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी वोट काउंट को लेकर के सवाल खड़े किए। मतलब साफ है कि ईवीएम एक बार फिर से बदनाम हुई है बीजेपी की जीत के लिए। हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। हमारी राय पहले दिन से ईवीएम के खिलाफ, और हम जिस दिन जीत करके आए थे, सर्टिफिकेट ले रहे थे, उस दिन भी हमने कहा हम भले ही जीत के ईवीएम के उससे जा रहे हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते रहेंगे। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं ने ईवीएम पर सवाल उठाने से परहेज किया। उन्होंने साफ कहा कि ईवीएम पर उन्हें भरोसा है। ऐसा ही एक स्टेटमेंट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के बेटे कांति चिदम्बरम ने भी दिया है। एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं। I said this yesterday and I've said this repeatedly. My confidence in the EVM is absolute. I have no doubts about the efficacy of the EVM. I know that there are many party colleagues who might have a differing opinion, but I've been involved in elections since 1996, either as a candidate or as an agent for other candidates, and my confidence in the EVM remains unchanged. अब चलिए, ये तो खबर की बात हो गई। अब आपका भ्रम या फिर कंफ्यूजन जो भी कहें उसको दूर करने की बारी आती है। बीते कई सालों से ईवीएम को लेकर के तरह तरह की बात कही गई, साथ ही कई तरह के वीडियो दिखा करके भी कहा गया कि ईवीएम का रिमोट तो बीजेपी के हाथ में ही होता है। लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि ईवीएम पर भ्रम फैलाने वाले इन नेताओं को ईवीएम के सही होने की पूरी जानकारी पुख्ता तौर पर होती है। बहरहाल सबसे पहले आप ईवीएम कैसे दिखती है वो समझिए और कैसे ये काम करता है, प्रोसेस क्या है।
ईवीएम में 3 मशीनें होती है जिन्हें इलेक्शन के समय में इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है वीवीपैट या फिर आप जिसमें वोट देते हैं वो इस शीशे में नजर आता है। बैलेट यूनिट ये तीसरी प्रक्रिया होती है, तीसरे तरह का एक ईवीएम की जो एबीसीडी है उसका हिस्सा होता है। ये तार के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इनमें कोई वाईफाई या कोई ब्लूटूथ होता ही नहीं है, मतलब कि साफ कि मतलब बाहर से किसी तरह से ये कनेक्टेड नहीं है। ये मशीनें बैटरी से चलती है। कंट्रोल यूनिट तार के जरिए बैलेट से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट एक बार में एक्टिवेट करता है निर्वाचन अधिकारी और एक बार बैलेट में बटन दब जाने के बाद कंट्रोल यूनिट में बटन दबाना जरूरी होता है। जैसे ही आप वोट डालते हैं वीवीपैट में स्क्रीन पर नजर आता है, 6 सेकंड तक ये दिखता रहता है। ये तो हमने आपको बताया कि ईवीएम आखिर दिखती कैसे है। अब आपको ईवीएम का पूरा रोल समझा देते हैं और ये बताते हैं कि ईवीएम में क्या कोई गड़बड़ी की जा सकती है, क्या इसकी संभावनाएं हैं, ये भी समझिए। आपके नेताओं को पता है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। पूरे देश के ईवीएम को वेयर हाउस में रखा जाता है। वेयर हाउस राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के सामने ही खुलता है। हर 3 महीने में इसकी चेकिंग होती है और प्रतिनिधियों के सामने ये चेकिंग होती है। वेयर हाउस को खोलते और बंद करते वक्त वीडियोग्राफी की जाती है। चुनाव से पहले FLC यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है। ये चेकिंग BEL और BCIL के इंजीनियर्स करते हैं। ये जांच भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने ही होती है। अब चुनाव से पहले मॉक पोल भी करवाया जाता है। 5% ईवीएम में ट्रायल वोटिंग भी होती है। पार्टी प्रतिनिधि ही मॉक ट्रायल में वोट भी डालते हैं। ईवीएम की पूरी जांच के बाद पार्टी प्रतिनिधियों को ईवीएम की लिस्ट दिखा दी जाती है। 10% ईवीएम को जागरूकता अभियान के लिए भेजा जाता है और इन ईवीएम की लिस्ट भी हर पार्टी प्रतिनिधि को पूरी तौर पर पुख्ता तौर पर दी जाती है। जब चुनाव होता है तब विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में पहुंचने के बाद से लेकर के वोटों की गिनती तक सब कुछ राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने होता है। वोटिंग से पहले रैंडमली 1000 वोट डाले जाते हैं, फिर वीवीपैट से मिलान किया जाता है। ये सब कुछ भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने होता है। वोटिंग से पहले भी सभी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने एक आखिरी बार ट्रायल टेस्टिंग होती है और ये सब कुछ भी पार्टी प्रतिनिधियों के सामने ही होता है। वोटिंग होने के दौरान भी पार्टी प्रतिनिधि किसी भी वक्त ये मिलान कर सकता है। वोटिंग खत्म होने पर ईवीएम का सीरियल नंबर भी हर पार्टी प्रतिनिधियों को दिया जाता है। चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम को पार्टी प्रतिनिधियों के सामने सील किया जाता है और हर चीज की वीडियोग्राफी पूरी तौर पर की जाती है। पार्टी प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की निगरानी भी करते हैं, जहां तक कि सीसीटीवी का उन्हें एक्सेस भी दे दिया जाता है। अब काउंटिंग के दिन भी ईवीएम को प्रतिनिधियों के सामने खोला जाता है, मतलब A to Z सब कुछ हर पार्टी के प्रतिनिधि के सामने ही होता है। अब तक कुल 38,156 वीवीपैट की मैचिंग हो चुकी है और एक भी ऐसा केस नहीं है जहां कोई भी झोल नजर आया हो। तो आप समझ गए कि ये जो चक्कर है वो ईवीएम का है ही नहीं। दरअसल ये जो पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं और जो पार्टी के बड़े नेता होते हैं वो हार के बाद ये तमाम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्ट को हमने पूरी तरीके से क्लियर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज दिन भर एक और खबर का जिक्र होता रहा और वो खबर जुड़ी है स्क्रीन से, यानी रणबीर कपूर की फिल्म से। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का जिक्र आज सदन में भी किया गया है। जहां देश भर में मूवी की सराहना हो रही है तो वहीं सदन में इसकी आलोचना हुई है। फिल्म को लेकर के कहा गया कि इस फिल्म में कई हिंसक तस्वीरें खुलेआम नजर आ रहे हैं, जो कि यूथ के लिए ठीक नहीं है। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा, मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, यह बहुत ही शोचनीय विषय है। चलिए आगे बढ़ते हुए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी को लेकर के एक ऐसा बयान दिया कि बखेड़ा खड़ा हो गया है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की भागीदारी की आलोचना उन्होंने की। साथ ही ये भी कहा कि ममता बनर्जी बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ थिरकती दिख रही हैं और उनका ठुमका लगाना ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह के ऐसे बोल पर जमकर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। गिरिराज सिंह को महिला विरोधी बताया गया। साथ ही कहा गया कि गिरिराज को महिलाओं का सम्मान करना आता ही नहीं है।
आप भी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दरअसल कोलकाता की है, जहां पर महिलाएं गिरिराज सिंह के विरोध में प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तो गिरिराज सिंह के विवादास्पद बयान के बाद कांग्रेस सहित टीएमसी नेताओं ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का क्या कुछ कहना है इस पर, आपको सुनना चाहिए। We heard the remarks yesterday, and it is absolutely shameful, misogynistic, patriarchal. So, Union Minister is commenting on the only sitting woman chief minister in India, and he says, "Thumke laga rahi hai." Is this the kind of language to use? This is the problem with the BJP and its ministers. They're absolutely shameless. And you know what? They dislike women. They dislike women. They cannot handle women in positions of power. They cannot handle women in positions of authority. They are misogynistic to the core. And the funny part is, Mr. Singh, he said this on record. And then in the evening, he says, "Humne to kuch kaha nahi hai, maine to thumka nahi kaha." So they're liars. They're liars from top to bottom. Everyone in the BJP, from the highest cabinet minister to the lowliest worker, every time their lips move, it is to lie. So it's shameful. We don't expect an apology. We expect an apology, but he's never going to make it since he's saying that he didn't even say it. And we just want India to know that this is the kind of misogyny and patriarchy that the BJP exercises. देखिए, जो महिला विरोधी सोच है भारतीय जनता पार्टी की, वो उनके गिरिराज सिंह के बयान से आ गई। जिस तरीके से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के बारे में वो ऐसे ठुमके लगाने की बात कर रहे हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, उसका निर्णय ये पुरुष प्रधान देश लेगा या भारतीय जनता पार्टी लेगी, तो उनसे तो पाठ पढ़ने हम महिलाएं आई नहीं हैं। हम अपने बलबूते पे आए हैं। ममता बनर्जी अपने बलबूते पे चीफ मिनिस्टर बनी है और इस तरीके की बयानबाजी करना शर्मनाक है और उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जेपी नड्डा जी को उनसे कहना चाहिए कि सिर्फ ममता बनर्जी से ही नहीं, पूरे देश की सारी महिलाओं से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच है।